अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग डेटा सफिशिएंसी की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, ये सब बातें सीखने वाले हैं। किस किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको सही अप्रोच से क्या लॉजिक के साथ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, इन सभी बातों को हम लोग सीखते हैं आज के इस सेशन में। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owner. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं। व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। मतलब कि पर्टिकुलर किसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए, मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं कि नेम एंड एग्जाम कंडक्टेड ईयर, जैसे एसएससी सीजीएल 2023 की अगर बात करी जाए, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने दो जगह पर क्लासिफिकेशन किया। पहला टू स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम और दूसरा थ्री स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो जो सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ उसमें यह देखा गया कि टू स्टेटमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और थ्री स्टेटमेंट के कम क्वेश्चंस आए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। आफ्टर दैट एसएससी सीजीएल 2022 की बात करूं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्री स्टेटमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और टू स्टेटमेंट से कम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8। आफ्टर दैट एमटीएस 2022 की बात करूं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, थ्री स्टेटमेंट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4। एसएससी सीपीओ 2020 का बात करूं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्री स्टेटमेंट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5। अब यहां से एक बात ये समझ में आ जाती है कि टू स्टेटमेंट्स, पूरे एनालिसिस को देखने के बाद एक बात पता चल रही है कि टू स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं विद कंपैरिजन टू थ्री स्टेटमेंट्स। पहली चीज तो ये। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थ्री स्टेटमेंट हमको पढ़ना नहीं है या नहीं, इस पर ध्यान देना है, नहीं। पढ़ना हमें दोनों है, दोनों पर ध्यान देना है। बस ये है कि टू स्टेटमेंट वाले पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उससे क्वेश्चंस ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए। चलिए, सो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11 है ये, डेटा सफिशिएंसी। तो बेसिकली डेटा सफिशिएंसी होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डेटा सफिशिएंसी इज टू चेक एंड टेस्ट द गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन whether it is enough to answer the question or not. This test is designed to test candidates' ability to relate given information to reach out to a conclusion. In data sufficiency problems, a question on any of the topic of sequences, ranking, puzzle test, coding decoding, blood relation, ordering, or mathematical calculations, etc. is given, followed by 2, 3, or any number of statements. These statements may contain information to arrive to the answer to the question. You have to decide which of the following statements are sufficient to answer the given question. तो बात समझ में आई कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले बेसिकली डेटा सफिशिएंसी में है क्या वो समझिए। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। अब वेदर यू हैव टू डिसाइड, अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस स्टेटमेंट से आप आंसर उसका दे पा रहे हैं। सिर्फ पहले से स्टेटमेंट से दे पा रहे हैं, सिर्फ दूसरे से दे पा रहे हैं, दोनों से मिला करके दे पा रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट से, या दोनों स्टेटमेंट से मिला करके भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वाली जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी इसके अंदर पूछी जाती हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन इसमें डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या आता है। जो भी टॉपिक्स आप लोग रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। Either it is alphabetical series, coding, decoding, sequences, ranking, puzzle test, blood relation, ordering, mathematical calculation, etc. और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिन चैप्टर्स के बारे में यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी, देखिए नाम से पता चल रहा है, डेटा सफिशिएंसी का एक दूसरा मतलब होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि इतना सफिशिएंट है कोई भी काम करने के लिए। तो कितना डेटा आपको सफिशिएंट चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बेसिकली इसका मतलब ये भी है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहां पर कुछ स्टेप्स आपको समझाए गए हैं कि किस किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ डेटा सफिशिएंसी प्रॉब्लम is to look at the question and asked without the statements. You will not be able to answer the question because you will need more data. सबसे पहले जो भी पहला स्टेप क्या है इसके अंदर, पहला स्टेप ये है कि पहले आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक, अब आपको ये अपने अंदर एनालिसिस करना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही मैं दे पा रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन के अंदर क्या ऐसे ही दे पा रहा हूं, आपका जवाब आएगा अंदर से कि नहीं। तब आप ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा होगा जिससे इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर पा रहा हूं, कौन सा डेटा मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज नाउ एग्जामिन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन। अब यहां पर जैसे ही क्वेश्चन आता है, आपने देखा अपने अंदर से पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूं, अंदर से आवाज आई नहीं दे पा रहे, तो पहले आपने क्या किया, स्टेटमेंट फर्स्ट को अलोन पढ़ा इंडिविजुअली, सेकंड को बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ फर्स्ट को पढ़ा। सी whether you have enough data to answer the question or not। अब आप ये डिसाइड करिए कि स्टेटमेंट फर्स्ट जब आपने पढ़ा है तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या इनफ डेटा, पर्याप्त डेटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। आफ्टर दैट स्टेप थर्ड, नाउ लुक एट स्टेटमेंट सेकंड अलोन एंड सी whether it provides enough data to enable you to answer the question। अब आपको पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल साइड में कर देना है, जो क्वेश्चन था उससे कंपैरिजन करिए स्टेटमेंट सेकंड का अलग से अलोन, और अब ये डिसाइड करिए क्या सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ वो जो डेटा दिया हुआ है क्या उससे मैं फर्स्ट का आंसर दे पा रहा हूं, या जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे पा रहा हूं या नहीं। आफ्टर दैट स्टेप फोर्थ, if neither statement first alone nor statement second alone is sufficient to answer the question, then check for both the statements together to answer the question। अब आप ये देखिए क्या पहले स्टेटमेंट से और दूसरे स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन का आंसर मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इसके बाद चेक करिए कि दोनों दोनों स्टेटमेंट्स क्या टुगेदर से आंसर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। पहले दोनों को इंडिविजुअली आपने चेक किया, फिर दोनों को इंडिविजुअली ऐसे चेक करिए क्या दोनों से मिलाकर के कहीं आंसर तो नहीं आ पा रहा है। सिमिलर स्टेप्स आर ऑल्सो फॉलोड व्हेन मोर देन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन टू ऑब्टेन द आंसर। अब इसी चीज को, इसी स्टेप्स को, सेम प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करेंगे आगे भी, अगर दो स्टेटमेंट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट को कंपैरिजन करें, क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट को कंपैरिजन करें, क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट को कंपैरिजन करें, फिर देखिए किससे इंडिविजुअली आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है दैट मींस तीनों को फिर मिला करके देखिए, हो सकता है मिला करके आंसर बन पा रहा हो, और जब तीनों से भी मिला करके नहीं बन पा रहा है दैट मींस उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा।
The question based on data sufficiency are divided into following two types. अब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को करने के लिए इसका दो जगह पर हमने क्लासिफिकेशन किया, या दो आप टाइप्स कह सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला टाइप क्या है? टाइप फर्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू स्टेटमेंट्स. सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं? जो दो स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम है. इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स which contain some information. The candidates are required to analyze and solve the question with the help of these statements and accordingly choose the correct option. अब सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, क्या उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और तब उसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है उसको हमको चूज कर लेना है. Now, the example number first is, read the given information, read the given question and decide which of the following statement is are sufficient to answer the question. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर किससे हम लोग दे पा रहे हैं. तो रूल क्या कहता है, स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है. तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि विच वर्ड रिप्रेजेंट फन इन द कोड लैंग्वेज. कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा कोड है जो फन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया. अब स्टेटमेंट पहला दिया गया था, ट्रैवल फॉर फन के लिए कोड है DVPAVI, और सेकंड है फन विल बिगिन के लिए CRDVEM. तो बेसिकली ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट का क्वेश्चन हो गया, ये तो यहां से पता चल रहा है. अब आपको ये डिसाइड करना है कि फन का आंसर आप किससे डिसाइड कर पा रहे हैं, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से, सिर्फ दूसरे से, किससे. नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट. जब दोनों की जरूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन. बी कब लगेगा? जब स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, सिर्फ पहले से आंसर कर पा रहे हैं तो पहला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए. सी कब लगेगा? जब फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट, दोनों से मिला करके आंसर हो पा रहा है, तब उसके लिए सी ऑप्शन है. एंड डी ऑप्शन कब है? डी ऑप्शन तब लगेगा जब स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, जब केवल सेकंड जो है वो सफिशिएंट है आंसर देने के लिए. तो इस तरीके से हम लोगों को अपना इसके ऑप्शन को चूज करना है. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले लिखा था ट्रैवल फॉर फन के लिए DVPAVI, ये मेंशन कर रखा है. फन विल बिगिन के लिए लिखा हुआ है CRDVEM, ये मेंशन कर रखा है. फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, जब हम दोनों को कंबाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि फन दोनों के अंदर कॉमन है, और कोड्स के तौर पर डीवी दोनों के अंदर कॉमन है. दैट मींस कि कोड फॉर फन इज डीवी. फन के लिए जो कोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डीवी होना चाहिए. तो इसके लिए हमें दोनों ही स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है. तो यहां से आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझ में आ गया होगा कि आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें किस अप्रोच के साथ में किया जाना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है. क्वेश्चन था, व्हाट इज द एज ऑफ किरण? किरण की एज क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ किरण. अब स्टेटमेंट्स दिए गए थे. पहला स्टेटमेंट था कि किरण इज 42 ईयर ओल्डर टू राम. किरण जो है वो राम से 42 साल बड़ी है, और राम के लिए बोला गया था कि राम इज 4 ईयर्स ओल्ड नाउ. राम जो है वो आज 4 साल का है, ये बताया गया है. नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस. ऑप्शन दिए गए थे, इफ ओनली सेकंड इज सफिशिएंट, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट.
देखिए, बोथ में और आइदर में थोड़ा फ़र्क होता है। बोथ का मतलब ये होता है कि जब दोनों से मिला करके आप आंसर दे पा रहे हैं, तब डी ऑप्शन लगेगा। और आइदर कब लगेगा? जब या तो पहले से मतलब पहले से भी आंसर आ रहा हो और दूसरे से भी आंसर आ रहा हो, तो दोनों से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, तब हम लोग आइदर का यूज़ करते हैं, ये चीज़। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स राम्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 4 ईयर। राम की प्रेजेंट एज कितनी है? 4 ईयर। तो किरण की एज कितनी हो जाएगी? 42 प्लस 4 दैट इज 46 ईयर्स। तो बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट हो रही है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब सबसे पहले नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। वो डायरेक्शंस आपको ए बी सी डी ई, ये एक तरीके से 5 ऑप्शंस हैं। क्या बोला गया है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन and two statements numbered first and second given below it. Whether you have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. आपको नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि डेटा जो है स्टेटमेंट्स के अंदर क्या सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ए ऑप्शन कब लगेगा? अब ये ऑप्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए ऑप्शन तब मार्क किया जाएगा कि जब इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आंसर आ पा रहा हो, while the data in second statement alone are not sufficient to answer the question। यदि सिर्फ पहले से आंसर आ पा रहा है तो इसके लिए आप पहले ऑप्शन को लगाएंगे, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, तब ये ऑप्शन लगेगा। बी ऑप्शन कब लगता है? इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यदि सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, while the data in statement first alone are not sufficient to answer the question। जबकि स्टेटमेंट पहले में सफिशिएंट नहीं है किसी भी क्वेश्चन आंसर देने के लिए, तब बी ऑप्शन लग रहा है। सी ऑप्शन कब मार्क किया जाएगा? इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और in statement second alone are sufficient to answer the question। जब सिर्फ पहले स्टेटमेंट से आंसर आ रहा हो या सिर्फ दूसरे से भी आंसर आ हो, मतलब दोनों से ही आंसर आ रहा हो इंडिविजुअली, तब हम लोग सी ऑप्शन को लगाते हैं। आइदर इट इज 1 और 2। नाउ डी ऑप्शन कब लगेगा? इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जब दोनों स्टेटमेंट से मिलाकर के भी आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तब उसके लिए डी ऑप्शन मार्क किया जाता है। आफ्टर दैट ई ऑप्शन। इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ई ऑप्शन तब लगता है जब दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नेसेसरी हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तब उसके लिए ई ऑप्शन को मार्क किया जाता है। तो मुझे लगता है अब पांचों ऑप्शंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पांचों ऑप्शंस जो लगाए जाते हैं वो कब मार्क करे जाते हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल क्या था? रमन्स बर्थडे इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन अ ईयर। रमन का जो बर्थडे है वो एक साल के अंदर किस मंथ के अंदर आता है? कोई भी पर्टिकुलर ईयर है उसके अंदर जो मंथ्स होते हैं 12 मंथ, उसमें किस में आता है, ये पूछा गया रमन्स के बर्थडे के बारे में। ठीक है, तो वो मंथ हमको निकालना है। नाउ स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए थे? पहला स्टेटमेंट था रमन्स मदर करेक्टली रिमेंबर्स दैट रमन्स बर्थडे विल कम आफ्टर सेप्टेम्बर बट नॉट इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया कि रमन की मदर को बहुत अच्छे तरीके से याद है कि रमन का जो बर्थडे है वो सितंबर के तो बाद में है, बट नॉट इन द मंथ विच हैज 30 डेज। लेकिन उस महीने सितंबर के बाद में है, एक तो ये बात याद है उन्हें अच्छे से।
और दूसरी बात उन्हें याद ये भी है कि उस महीने के अंदर 30 दिन नहीं होते हैं, मतलब जो महीना होगा वो 31 डेज वाला होगा। अब आफ्टर दैट रमन्स फादर करेक्टली रिमेंबर्स दैट, अब रमन के फादर को क्या याद है? रमन्स फादर करेक्टली रिमेंबर दैट रमन्स बर्थडे विल नॉट कम इन द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। रमन के फादर को ये बड़े अच्छी तरीके से याद है कि रमन का बर्थडे ना तो पहले महीने में है और ना ही आखिरी महीने में है, साल के फर्स्ट और लास्ट के अंदर नहीं है। बाकी बीच में कभी भी हो, फर्स्ट और लास्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये दो जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके हिसाब से डिसाइड करना है कि रमन का बर्थडे कब होना है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। ई का मतलब ये था कि जब दोनों ही स्टेटमेंट्स का यूज करके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, month according to Raman's brother equals to October and December। सबसे पहले अगर रमन की मम्मी की बात करी जाए, उसकी मदर की बात करी जाए, तो उसकी मदर को याद था सितंबर के बाद में, तो सितंबर के बाद में 3 मंथ कौन कौन से रह जाते हैं? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और दूसरी बात जो उनको याद थी कि वो मंथ 30 डेज वाला नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि नवंबर को हम नहीं ले सकते हैं, तो महीने सिर्फ 2 ही बचते हैं, या तो होगा अक्टूबर या फिर होगा दिसंबर। तो ये तो हो गई उसकी मदर के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, मंथ अकॉर्डिंग टू रमन्स फादर इक्वल्स टू फरवरी टू नवंबर। अब उसके फादर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट नहीं था, मतलब फरवरी से लेकर के नवंबर, ये जो 10 महीने हैं इसमें कभी भी हो सकता है। तो अब अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, तो वी कैन इजीली एलैबोरेट दैट फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट से रमन का जो बर्थडे आ रहा है वो अक्टूबर में आ रहा है। कब आ रहा है? अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर कैसे आ रहा है कि अक्टूबर मदर की याद था, अक्टूबर या दिसंबर। अब दिसंबर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके फादर कह रहे थे कि लास्ट मंथ में नहीं है, तो बच सिर्फ एक ही रहा है जो कि बच रहा है अक्टूबर। तो इसकी मदर और फादर दोनों ही एक मंथ पे एग्री होते हैं जो कि होता है अक्टूबर। तो इसीलिए रमन का बर्थडे अक्टूबर में है। दैट मीन्स हेंस द डेटा इन द बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये चीज है, तो ये हो जाता है इसके लिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर फिर दोबारा से डायरेक्शंस आपको सेम दी गई हैं, वही वाली सेम डायरेक्शंस है, बस अब हर बार क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। नाउ लुक इनटू द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला गया कि हाउ मेनी सिस्टर्स डज राधा हैव, मतलब राधा की कितनी सिस्टर्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि राधाज पेरेंट्स हैव 4 चिल्ड्रन। राधा के जो पेरेंट्स हैं उनके टोटल 4 चिल्ड्रंस हैं। और दूसरा है राधा हैज 3 ब्रदर्स, राधा के 3 भाई हैं। और सवाल क्या था कि हाउ मेनी सिस्टर डज राधा हैव, ये चीज। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। ई का मतलब है कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, राधा हैज 3 सिबलिंग्स। जब पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो राधा के पेरेंट्स के 4 चिल्ड्रन है, तो इसका मतलब एक तो राधा ही हो गई और 3 इसके सिबलिंग्स और हो गए। ये बात पता चल रही है पहले स्टेटमेंट से। फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड, अब सेकंड स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि राधा हैज 3 ब्रदर, राधा के 3 भाई हैं। तो राधा के जब 3 भाई हैं और एक राधा, तो टोटल ये 4 चिल्ड्रंस हो गए। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसकी सिस्टर तो कोई बची नहीं रही है। सो फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट वी कैन से दैट राधा हैज नो सिस्टर। इसका मतलब जब हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि राधा की कोई भी सिस्टर नहीं है। लेकिन राधा की कोई सिस्टर नहीं है, हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था कि राधा की सिस्टर
हो पा रही है या नहीं हो पा रही, नहीं, उसने बोला हाउ मेनी सिस्टर्स ज्यादा है, उसकी सिस्टर्स हैं कितनी। तो आप सीधे आंसर बोल सकते हैं उसकी एक भी सिस्टर नहीं है। और ये बात आप दोनों स्टेटमेंट्स का यूज करके दे पा रहे हैं। दैट मीन्स ई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। फिर दोबारा से डायरेक्शंस शुड बी द सेम, डायरेक्शंस फिर दोबारा से वही हैं, क्वेश्चन चेंज किया गया है। नाउ एग्जांपल नंबर 5 इज ए इज इन विच डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। अब देखिए प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा गया वो ब्लड रिलेशन से हो गया, उससे पहले जो क्वेश्चन था वो कोडिंग से हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आया है जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। ए इज इन विच डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट टू वी बी, ए किस जगह पर है बी के रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ स्टेटमेंट फर्स्ट इज, पहला स्टेटमेंट क्या है कि बी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के ईस्ट में है, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, जो कि ए के नॉर्थ में है। दूसरा स्टेटमेंट था बी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी, बी जो है वो डी के नॉर्थ में है, विच इज टू द ईस्ट ऑफ ए, और जो कि ए के ईस्ट में है। इस तरीके से ये दो आपको यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और सी का मतलब ये था कि आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, पहले स्टेटमेंट से आपको ये बात पता चल रही है, बोला गया था कि बी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के ईस्ट में है। बोला गया था बी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, तो बी जो है वो सी के ईस्ट में है, तो सी के ईस्ट में बी हो गया। विच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, और सी जो है वो ए के नॉर्थ में है, तो ए के ये कहां पर हो गया, नॉर्थ में हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ए इज इन विच डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट टू बी, ए कहां पर है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी ये साफ तौर पे कह सकता है कि बी जो है वो ए के, या ये कह सकते हैं ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कहां पर है, साउथ वेस्ट में। साउथ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो पहले क्वेश्चन से आप आंसर दे पा रहे हैं, ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ क्लियरली ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी, ए जो है वो साउथ वेस्ट में है किसके, बी के। नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड, अब सेकंड स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ता हूं तब क्या मिलता है मुझे। सेकंड स्टेटमेंट था कि बी इज टू द नॉर्थ ऑफ डी, बी जो है वो डी के नॉर्थ में है। विच इज टू द ईस्ट ऑफ ए, और जो डी जो है ये ए के ईस्ट में है, तो ए के ईस्ट में कौन हो गया, डी हो गया। तो क्वेश्चन था ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी ये कह सकता है ये किस तरफ है, इस तरफ है, और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर दोबारा से, सो क्लियरली ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी, ए जो है वो साउथ वेस्ट में है किसके, बी के। तो दोनों क्वेश्चन से ही आंसर, दोनों ही इंडिविजुअली स्टेटमेंट से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। सो आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट पहला भी सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, और स्टेटमेंट दूसरा भी अपने आप में अलोन सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाता है कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फिर दोबारा से सेम डायरेक्शंस रही हैं, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, क्या बोला गया है, अमंग पी क्यू आर एस टी सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन but not necessarily in the same order facing north, who sits exactly in the middle of the line। बोला गया था कि पी क्यू आर एस टी ये 5 लोग हैं, एक लाइन में नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए हैं। पूछा यह गया कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठेगा, ये क्वेश्चन है इसका। नाउ लुक इनटू द स्टेटमेंट्स क्या है। पहला स्टेटमेंट था कि पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट था क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी जो है वो एस का इमीडिएट नेबर नहीं है।
इस तरीके से यहां पर क्या किया गया है, क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर. ई का मतलब हो गया कि इफ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों से ही मिलाकर के आप आंसर दे पाएंगे. फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, जब हम लोग पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है. फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड कुछ ये पता चलता है. फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को ही मर्ज करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है. दैट मीन्स सो आर इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन. अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं. पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S. P जो है वो S के थर्ड लेफ्ट में है, तो S के थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, P हो गया. ठीक है. Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R. Q जो है वो R के इमीडिएट राइट में है, तो R के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, Q हो गया. ये हो गया पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. दूसरा स्टेटमेंट क्या था, क्या Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P. Q जो है वो P के सेकंड राइट में है, तो P के सेकंड राइट में कौन है, Q है. T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S. T S का इमीडिएट नेबर नहीं है. ये बात यहां से कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे. अब जब हम लोग दोनों ही, जो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट है और दोनों को जब हम लोग मर्ज करते हैं तो हमें यहां से ये पता चलता है कि PRQS तो पहले से बैठे हुए हैं, जैसे ये हमने यहां पर बिठा दिए PRQS. अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S हो गया और Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R हो गया पहले स्टेटमेंट से. अब सेकंड में था कि Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P. Q जो है वो P के सेकंड राइट में, तो P के सेकंड राइट में Q है. वेरी गुड. एंड T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S. इसका मतलब ये हुआ कि T जो है वो यहां पर नहीं आ सकता है क्योंकि मना किया गया. तो दैट मीन्स कि T के लिए एक ही जगह बचती है, जो बचती है ये. तो इस बात का मतलब ये हो जाता है कि इस पूरे के बीच में जो आने वाला है व्यक्ति वो कौन है, R है. सो R इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन. दैट मीन्स सो टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन ई ऑप्शन हो जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शंस फिर दोबारा से सेम ही हैं. क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो वही हैं, ABCDE. क्वेश्चन चेंज हो रहा है. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया था एग्जांपल नंबर 7 कि हाउ मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, नॉट ऑल आर फेसिंग नॉर्थ. ये नोट डाल के दिया हुआ है. हाउ मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, कितने लोग एक स्ट्रेट लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, ये बात बोली जा रही है. नाउ स्टेटमेंट इज, अब स्टेटमेंट्स क्या दिए गए थे. पहला स्टेटमेंट था कि सी स्टैंड्स थर्ड टू द राइट एंड ऑफ द लाइन. सी जो है वो राइट एंड से, सी स्टैंड्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन. राइट एंड से थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले. इसके बाद बोला गया था ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड ए. सी और ए के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है. आफ्टर दैट बोला गया ए स्टैंड्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन. ए जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर लाइन के बैठा हुआ है. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया कि सी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन. सी जो है वो स्टैंड कर रहा है, बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, कहां पर, एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के सेंटर में. बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी. बी और डी जो है वो सी के इमीडिएट नेबर्स हैं. और फिर बोला गया ओनली वन पर्सन स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ बी. केवल एक ही पर्सन स्टैंड करेगा बी के लेफ्ट में. ये दो स्टेटमेंट्स आपको यहां पर मेंशन करे गए हैं. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर. फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट्स, जब दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं, फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से यहां पर इसका आंसर बन रहा है. So there are 5 people standing in a straight line. Hence, data in both statements together are necessary to answer the question. तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि C stands third from right end of the line. C जो है वो
थर्ड एंड कहां पर है, थर्ड नंबर पे, राइट एंड से। तो राइट एंड से थर्ड नंबर पे कौन आ गया, सी आ गया सबसे पहले। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक व्यक्ति होगा, तो सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है। ए स्टैंड्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ए जो है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा लाइन के, सबसे पहले ये हो गया। तो यहां से सी और ए का फिक्स पोजीशन आ गया। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कितने लोग खड़े हुए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अब दूसरा क्या था, सी स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन, सी जो है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द लाइन पर है। बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, बी और डी जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं। तो इमीडिएट नेबर्स का मतलब ये हो गया कि एक तरफ बी और एक तरफ डी हो गया, और ये भी हो सकता है कि डी यहां पर हो और बी यहां पर हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये दोनों सी के इमीडिएट नेबर्स हैं। ओनली वन पर्सन स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन है। तो बी को अगर मैं यहां बिठा देता हूं तो बी के लेफ्ट में तो फिर काफी लोग हो जाएंगे, तो बी का कंफर्म हो गया कि वो यहीं बैठेगा, और डी का भी कंफर्म हो गया कि वो यहीं पर ही बैठने वाला है। ठीक है, तो आपको यहां से ये बात क्लियर हो गई कि देयर आर 5 पीपल्स, टोटल 5 लोग हैं। अब कहने को पांचवें पर्सन का नाम आपको नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, सवाल ये नहीं है कि पांचवें व्यक्ति का नाम क्या है, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि टोटल लाइन में लोग बैठे कितने हैं। तो बैठे जो हैं वो टोटल 5 लोग बैठे हैं। अब आपका तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि सर लोग तो 4 ही दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग प्लेस जो है, ये प्लेस वैकेंट आपको रखनी पड़ेगी यहां पर, लेकिन कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा, क्योंकि बोला गया था कि जैसे सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट एंड ऑफ द लाइन, राइट एंड से थर्ड नंबर पे। तो ये जगह पर यहां पर बैठा जरूर कोई ना कोई है, वो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये जगह है, स्टिल है। सो देयर आर टोटल 5 pupils आर स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इसके लिए ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिसाइड which of the statement is sufficient to answer the question। कंसीडर करना है हमें इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को और डिसाइड करना है स्टेटमेंट को कि सफिशिएंट है आंसर देने के लिए या फिर नहीं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज भावना रिलेटेड टू सतीश, भावना का सतीश से क्या रिलेशन है, ये पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट था कि भावनाज मदर इज रयम, रज्यम, भावना की जो मदर है वो रज्यम है, एंड रज्यम्स सन इज सतीश। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि रज्यम्स का जो सन है वो सतीश है। नाउ यहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है इफ ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट, दूसरा है इफ नाइदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट, सी ऑप्शन है इफ ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट, और डी ऑप्शन है इफ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। Now, look into the solution of this question. Option B is correct answer. From statement first and second we get, जब दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से यहां पर ये बन रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग मर्ज करते हैं तो हमने यहां पर देखा फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है कि भावनाज मदर इज रज्यम, भावना की जो मदर है वो कौन है, रज्यम, और रज्यम सन इज सतीश, रज्यम का जो सन है वो कौन है, सतीश है। क्वेश्चन क्या था कि हाउ इज भावना रिलेटेड टू सतीश, हाउ इज भावना रिलेटेड टू सतीश, भावना का सतीश से क्या रिलेशन है। अब आप एक बात समझिए, यहां पर सतीश का कंफर्म पता है कि प्लस है, दैट मींस मेल है। रज्यम का कंफर्म है क्योंकि मदर है तो माइनस है। भावना का पहली बात तो जेंडर यहां पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, एज जेंडर ऑफ भावना इज नॉट क्लियर, भावना का यहां पर जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। सो बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट से मिलाकर के भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों सिबलिंग्स आपस में, ये कंफर्म है, दोनों भाई भाई हैं या एक भाई एक बहन है, ये बात कंफर्म नहीं हो पा रही है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन is correct answer, neither statement first nor second is sufficient to answer the question। Now
The next one is 11.3, that is type 2 problem based on 3 statements. अब यहां पर आ रही हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट, जो 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पर प्रॉब्लम है वो वाली। क्या बोला गया था कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड which contain certain information. The candidate are required to analyze the statement to solve the given question and accordingly choose the correct option. ये इसके अंदर बोला गया है। After that, the given alternative includes whether any one of the statement, बोला गया था इसके अंदर one statement, combination of 2 or combination of the 3 statement are required to solve the problem, or either of the statement or neither of the statement are sufficient to answer these problem. तो यहां पर यह बोला गया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अब 3 स्टेटमेंट्स जो आपको दिए गए हैं उसके पहले आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते थे, अब क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट आ गए। बाकी जो काम आप लोग 2 स्टेटमेंट्स में कर रहे थे, जो रूल आप लोग वहां फॉलो कर रहे थे, उसी सेम रूल को यहां पर भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो बिल्कुल तरीका वही है, प्रोसीजर वही है, बस यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हो गए हैं, फर्क सिर्फ इतना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। एग्जाम्पल दे रखा था, एग्जाम्पल नंबर 9, यू आर गिवन अ क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट्स। आपको एक क्वेश्चन दिया गया और 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये डिसाइड करना है इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि वेदर कि कौन सा इसके अंदर स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एज ऑफ एन आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। यहां पर एन का एज फाइंड आउट करना है आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल के बाद में। एन का एज चाहिए आज से 10 साल के बाद में, ये पूछा गया है। अब स्टेटमेंट्स क्या दिए गए? पहला स्टेटमेंट था ओ इज 2 ईयर ओल्ड नाउ, ओ जो है वो 2 साल बड़ा है। सेकंड बोला गया एन इज ओज ओल्डर सिस्टर, एन जो है वो ओ की ओल्डर सिस्टर है। और थर्ड बोला गया था एन्स एज इज हाफ टू 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ओ, एन की जो एज है वो आधी है किसके? टू द 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ओ, ओ के 5 गुना से जस्ट आधी है एन की एज। ये यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और सवाल ये है कि एन की एज क्या होगी 10 साल के बाद में, आज से 10 साल के बाद में। नाउ सबसे पहले यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशिएंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर टुगेदर आर सफिशिएंट। फिर बोला गया था स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड टुगेदर आर इनसफिशिएंट, तीनों से मिलाकर के भी नहीं दे पा रहे हैं। और डी ऑप्शन था स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, सिर्फ पहले से आंसर दे पा रहे हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके लिए बी ऑप्शन सही बताया गया है। बी का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, सबसे पहले जब हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ओ इज 2 ईयर ओल्ड नाउ, आज ओ की एज जो है वो कितनी साल है? 2 साल का है। ये बात पहले से पता चलती है। फ्रॉम स्टेटमेंट थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि एन्स एज इज हाफ टू द 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ ओ, ओ की एज का 5 गुना करके आधा कर देना है, तो वो हो जाएगी एन की एज। तो ओ के 5 गुना, ओ का 5 गुना मतलब आज 2 है तो 5 गुना कितना हो जाएगा? मतलब 10। और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 5 ईयर। दैट मीन्स एन का एज कितना आ रहा है? 5 ईयर। अब एन्स एज 10 ईयर, अब एन का एज 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा? आज है 5, तो 10 साल के बाद में हो जाएगा 15 साल, 15 ईयर्स। देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर आर सफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा दोनों ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शंस शुड बी अगेन द सेम, फिर दोबारा से वही है।
पहले ऑप्शन तब लगेगा इफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बी ऑप्शन तब लगेगा इफ ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब तीनों से मिलाकर के भी आंसर नहीं हो पा रहा है तो बी ऑप्शन। सी ऑप्शन तब लगेगा इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब पहले और दूसरे से मिलाकर के आंसर आ पा रहा हो तब हम लोग इसको करेंगे, जबकि तीसरा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। डी ऑप्शन कब लगता है इफ ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब इफ सारे स्टेटमेंट्स को जोड़ करके हम लोग आंसर कर पा रहे होंगे तो फिर डी ऑप्शन मार्क करेंगे। और ई ऑप्शन कब लगेगा इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ई ऑप्शन तब लगेगा जब पहले और तीसरे से मिलाकर के आंसर कर पा रहे हैं लेकिन सेकंड अलोन सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये चीज है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 10। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कम इन द कोड लैंग्वेज। कम का कोड क्या होगा? फिर दोबारा से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट था पिट ना जा ऑड मींस यू मे कम हेयर। सेकंड था जे ए टी ए टर मींस कम एंड गो इन दैट कोड लैंग्वेज। थर्ड था ओ डी एन ए पिट टी ई आर मींस यू मे गो होम इन दैट कोड लैंग्वेज। ये तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर हम लोग तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, सी का मतलब हो गया, सी ऑप्शन कब लगता है वो आपको पता है, ऑप्शन दिया हुआ था। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जब हम लोग तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यू में कम हेयर का लिखा था पिट ना जा ऑड, कम एंड गो के लिए लिखा था जा टा टर, और यू में गो होम के लिखा था ओ डी एन ए पी आई टी और टी ई आर। अब जब तीनों को हमने यहां पर मेंशन किया, क्वेश्चन ये है कि हमें कम का कोड चाहिए। किसका चाहिए? कम का। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में कम कॉमन दिया हुआ है, यू में कम हेयर और कम एंड गो, तो कम कम दोनों में कॉमन है, दैट मींस जे ए हो जाता है। और गो के लिए क्या हो जाता है? गो के लिए हो जाएगा टी ई आर। अगर आप देखें, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करते हैं तो टी ई आर हो जाता है। तो कम के लिए हो जाता है जे ए और गो के लिए हो जाता है टी ई आर। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कम के लिए हमें कोड चाहिए था जा, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चल रहा है कि जे ए कोड है। Hence, it is clear that statement first and second are sufficient to answer the question. तो हमें ये बात पता चल रही है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और इसका मतलब ये होता है कि सी ऑप्शन सही है। इफ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशियंट बट स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। नाउ फिर दोबारा से सेम ही यहां पर डायरेक्शंस रही हैं, ऑप्शंस शुड बी द सेम। अब यहां पर हमने क्या किया, फिर दोबारा से क्वेश्चन को चेंज किया है। नाउ एग्जांपल नंबर 11 पूछा गया था कि हाउ मेनी सन्स डज डेजी हैज। सन या फिर सन्स दोनों मेंशन करे गए, एक भी हो सकता है और दो तीन अनेक भी हो सकते हैं। डेजी हैज, डेजी के हैं, कितने सन है ये पूछा गया है। स्टेटमेंट पहला बोला गया था बबलू एंड फिरोज आर ब्रदर ऑफ आलोक। बबलू और फिरोज जो हैं वो ब्रदर्स हैं आलोक के। चिराग इज द सिस्टर ऑफ आलोक एंड फिरोज। चिराग जो है वो सिस्टर है आलोक और फिरोज की। तीसरा बोला गया था चिराग एंड एकता आर डॉटर्स ऑफ डेजी। चिराग और एकता जो है वो डॉटर्स हैं किसकी? डेजी की। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डी का मतलब था इफ ऑल द स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, जब तीनों से मिलाकर के आंसर आप दे पाएंगे। बोला गया था फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट हियर इट इज क्लियर दैट बबलू एंड फिरोज आर ब्रदर्स ऑफ आलोक। पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि बबलू और फिरोज जो है ये ब्रदर हैं किसके? आलोक के।
सो बबलू एंड फिरोज आर सन्स ऑफ डेजी, इसका मतलब ये हो जाता है बबलू और डेजी जो है, बबलू एंड फिरोज आर सन्स ऑफ डेजी, बबलू और फिरोज जो है ये सन हो जाते हैं डेजी के। वेयर एज द जेंडर ऑफ आलोक इज नॉट क्लियर, अब यहां पर आलोक का जेंडर क्लियर नहीं है। फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड, अब यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? इट इज क्लियर दैट जेंडर ऑफ आलोक इज मेल, यहां पर ये पता चल जाता है कि आलोक का जो जेंडर है वो मेल है, ये पता चल रहा है। हेयर आलोक इज ऑल्सो सन ऑफ डेजी, इसका मतलब ये हुआ कि आलोक भी जो है वो सन है किसका? डेजी का। सो डेजी हैव थ्री सन्स, इसका मतलब ये बात पता चल जाती है कि डेजी के जो है वो थ्री सन्स है, आलोक, बबलू एंड फिरोज, ये चीज है। Hence, all the three statements are sufficient to answer the question, इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा से अगला क्वेश्चन आया। अब अगले क्वेश्चन के अंदर फिर दोबारा से वही वाली सेम चीज आपको दी गई है, जो डायरेक्शंस है वो सेम है, ऑप्शंस सेम है, यहां पर क्वेश्चन को चेंज किया गया है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 12। बोला गया था हु अमंगेस्ट पी क्यू आर एस टी इज इन द मिडिल वाइल स्टैंडिंग इन अ लाइन। पी क्यू आर एस टी में मिडिल में कौन है जब ये लोग एक लाइन में खड़े होते हैं तब। स्टेटमेंट्स दिए गए थे, क्यू इज टू द राइट ऑफ टी, क्यू जो है वो टी के राइट में है। सेकंड है एस इज बिटवीन पी एंड टी, एस जो है पी और टी के बीच में है। फिर बोला गया था थर्ड स्टेटमेंट, क्यू इज बिटवीन टी एंड आर, क्यू जो है वो टी और आर के बीच में है। ये आपको एग्जांपल्स के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट को टुगेदर हम लोग यूज करते हुए हमें पता चल रहा है क्या? सबसे पहले जैसे बोला गया था कि Q इज टू द राइट ऑफ T, Q जो है वो T के राइट में है, तो सबसे पहले यहां पर कौन आ गया? T। Q इज टू द राइट ऑफ T, Q जो है वो T के राइट में है। फिर S इज बिटवीन P एंड T, S जो है P और T के बीच में है, तो P और T के बीच में कौन हो जाएगा? S हो जाएगा। देन Q इज बिटवीन T एंड R, Q जो है वो T और R के बीच में हो जाता है, Q हो गया T और R के बीच में। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है PSTQR। दैट मीन्स it is clear from the above that T is in the middle while standing in the line। इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि इस पूरी लाइन के अंदर T जो है वो मिडिल में बैठेगा, और यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हु इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन, मिडिल में कौन है। Hence all the three statements are sufficient to answer the question, तीनों ही स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है हमें इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।